जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में कंसेप्ट्स, ऑडिट के कंसेप्ट्स को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। फेजेस ऑफ ऑडिट आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पता है एज यूजुअल प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा था उसका क्विज होगा। क्विज का लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। क्विज के लिए तैयार है तो बताइए ताकि क्विज स्टार्ट करें। तैयार है जी? रेडी? स्टार्ट करें? ओके। CRN जरूर शेयर कर लीजिएगा। CRN लिख लीजिएगा जी। CRN सबसे पहले लिखें, क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा। पहले CRN लिखें। पहला क्वेश्चन ये रहा। एंगेजमेंट पार्टनर को पता चला कि न्यूली जूनियर हमने एक सीनियर साइन किया है, उसने क्लाइंट के पास 4 महीने पहले काम किया है। तो मेरा 4 महीने पहले, अभी तो नहीं ना काम कर रहा, तो अभी तो उसको ऑडिट का हिसाब ना देना चाहिए। इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि चूंकि ऑडिट पूरे साल का होता है, तो अगर 4 महीने पहले उसने काम किया, इसका मतलब है जिस पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उस पीरियड अंडर ऑडिट में ये वाला ऑडिट सीनियर क्लाइंट का हिस्सा रहा है, कुछ ना कुछ काम किया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग पॉसिबिलिटी है कि वो अपना किया हुआ काम खुद रिव्यू करेगा। इसको हम कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है। इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ, अपना काम खुद चेक करना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस उन्होंने टेस्ट किया उसको कह रहे हैं खुद ही अपना टेस्ट चेक कर लो, तो वो तो अपने आप को खींच खींच के भी नंबर लगाएगा तो पासिंग मार्क्स दे ही देगा। ऐसा ही है, ये होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या करना चाहिए? रिमूव करना चाहिए इसको। कंटिन्यू असाइनमेंट नहीं, बल्कि क्या करे इसे? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन टू। अब की बार एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तो वो कह रहे हैं बेफिक्र है सर, मैं फिर भी इंडिपेंडेंट, हालांकि मेरे शेयर लिए हुए हैं लेकिन मैं फिर भी, आप बेफिक्र, इंडिपेंडेंट फैसले होंगे मेरे। क्या हमें इस बात पे एतबार कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है कि नहीं होती? शेयर्स कम हो फिर भी होती है। नेक्स्ट, ये अहम सवाल था। क्या हमेशा जो पहले ऑडिट प्लान में तय पाया, ये सुने, ऑडिट प्रोग्राम होता क्या, पहले ये सुन लें। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ये है कि प्लानिंग स्टेज पे ये डिसाइड करना कि हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सवाल ये है कि प्लानिंग स्टेज पे जो आपने डिसाइड कर लिया क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अब आपको एग्जैक्ट वही प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि मिड ऑफ द ऑडिट अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए जिनकी वजह से हो सकता है आपका रिस्क कम या ज्यादा हो जाए, तो आपको अपना प्लान चेंज कर लेना चाहिए। बताइए क्या? कि एक दफा जो ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या काम करना है, वो पत्थर पे लकीर हो गया, ऐसा है क्या? नहीं,
हमारे ऑडिट में याद रखें, कोई भी चीज पत्थर पे लकीर नहीं होती। हर चीज, अगर हालात बदले तो हमारा हर फैसला बदल सकता है। हालात बदले तो हर फैसला, यही वो आपसे पूछ रहा है कि क्या हमें अपना ऑडिट प्लान जो है वो फॉलो करना चाहिए। ऑडिट मैनेजर ने एक्सप्लेन किया क्या, उसे कहा चेंजेस में बी नेसेसरी वंस फील्ड वर्क बिगिंस। जूनियर रिप्लाइज दैट मॉडिफाइंग प्रोसीजर में रिड्यूस कंसिस्टेंट। जूनियर कहता है नहीं 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 नहीं, प्रोसीजर को मॉडिफाई नहीं करना। अब बताइए विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्रोसीजर शुड नेवर चेंज। नहीं नहीं, चेंज हो सकते हैं प्रोसीजर, या चेंज एक्सेप्टेबल ओनली इफ मैनेजमेंट अप्रूव्स। नहीं, और ये क्या है, डी ऑप्शन आपके पास शो हो रही है, ये क्या है, ये क्या प्रैंक कर दी हमारे साथ है, ये अन्याय है सरकार, अन्याय है ये। कोई बात नहीं, इसको हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज। इसके वैसे सही आंसर, कंसेप्ट समझ आ गया आपको। कंसेप्ट क्या है कि एक दफा ऑडिट प्लान आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं। ये डी फिर किसने सेलेक्ट किया है? ये कोई कमाल किस्म के लोग लगते हैं, IQ 500। इस सब को मैं कर रहा हूं रॉन्ग। करेक्ट नहीं, करेक्ट करें तो फिर न्यूट्रल नहीं होते, रॉन्ग करने से सारे न्यूट्रल होंगे। क्यों? क्योंकि एक रीजन है। चलिए जी, ठीक है जी, इसको हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। ये क्वेश्चन अब आपके असेसमेंट में कंसीडर नहीं होगा। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल जाहिर, सिर्फ हमने मैथमेटिकल एक्यूरेसी थोड़े, भाई अगर डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करना है, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, कि लाइफ को भी देखेंगे रीजनेबल है कि नहीं, रेट को भी देखना चाहिए रीजनेबल है कि नहीं। बताइए, सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी या assumptions को भी चेक करना चाहिए, assumptions को भी चेक करना चाहिए। तो सही फैसला किया आपने, शाबाश। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो फिर भी रहेगा, हमें क्वेश्चनेबल एटीट्यूड तो फिर भी रखना है, चाहे मैनेजमेंट ऑनेस्ट क्यों ना हो। यही तो सीखा था कल। ये उसने सिचुएशन क्या क्रिएट किया है, इसको समझे। ये सिचुएशन उसने क्रिएट किया है, दो डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिला और दोनों में फर्क है। एक एविडेंस हमें मिला डिस्पैच वालों से और एक हमें मिला इन्वेंट्री वालों से, दोनों। तो जब कभी एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी हो, जब कभी एविडेंस में डिफरेंस हो, हमें किसी एक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करते हुए फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्या करना है? क्या दोनों में से किसी एक को ऊपर एतबार कर लें कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें? जी बिल्कुल। कब कब करनी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन?
जब कभी दो डिफरेंट सोर्सेज में इनका, जैसे कल मैंने लीगल केस वाली एग्जांपल दी थी, आज उसने दूसरी एग्जांपल के साथ इसको टेस्ट कर लिया। कहा था ना सीएफओ कह रहा है कोई केस नहीं हमारी कंपनी के खिलाफ, लॉयर कह रहा है केस है, किसकी बात में एतबार करेंगे? फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हो सकता है सीएफओ ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, वकील को भी नहीं बताया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा आपकी रीडिंग पावर का भी इम्तिहान है। अच्छा, इसमें जो एक अहम सवाल है वो ये, उसने बोला है मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो मेजर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जो होती हैं, क्या वो हमें सारी देखें किसी एरिया में 100% ट्रांजैक्शन तो टेस्ट नहीं करते, ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, 100% नहीं करते ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है वो सारी कर लेनी चाहिए कि वो भी चंद एक करें। जो मेजर ट्रांजैक्शन है, मेजर ट्रांजैक्शन सारी करनी चाहिए, जो माइनर वाले ट्रांजैक्शन है वो छोड़। यहां पे देखिए उसने बोला है 25 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, 25 कौन से हैं? मेजर। तो ये सारे करने चाहिए या चंद एक? उसने 25 में से 4 किए और कहा है 4 ठीक है तो बाकी भी ठीक होंगे। क्या क्या रहा है भला? 4 कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो बाकी भी ठीक होंगे। क्या ये माइंडसेट करेक्ट है? नहीं। आर्टिस्ट शुड अवॉइड कंक्लूडिंग फ्रॉम लिमिटेड एविडेंस। ये लिमिटेड एविडेंस की बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करने का नाम है। आगे चले जी। अच्छी परफॉर्मेंस आपके साथ पढ़ के आए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑडिटर में इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। अगर बहुत ही कॉम्पिटेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये केस है जैसे, तो बताइए क्या ऐसे मैनेजर को टीम का हिस्सा बना लें? है बहुत कॉम्पिटेंट, लेकिन जहां पे कंफ्लिक्ट आया वहां पे फेवर देगा अपने रिलेशन को, तो इसको टीम लीड नहीं करने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या सेम टर्म्स हैं? नहीं भाई, कल अलग अलग पढ़ी थी कल, है ना। शाबाश। जजमेंट हेल्प्स मेक डिसीजन, स्केप्टिसिज्म क्वेश्चनिंग माइंड और अलर्ट रहने का नाम है। चलिए जी, ये हमारा आज का रिजल्ट। ये जिन स्टूडेंट ने सीआरएन नहीं लिखा, सीआरएन जरूर लिख लिया करें, ठीक है। वो बास का तो अजीब गरीब से नाम आना शुरू हो जाते हैं। सीआरएन 2-3 दिन के बाद जो स्टूडेंट सीआरएन नहीं लिखा करेंगे उनको प्राइज नहीं मिला करेगा, चाहे उनकी पोजीशन क्यों ना जाए। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, दोनों की सिक्स्थ है, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th पोजीशन। शाबाश। चलिए जी, दीजिए प्राइस। चलिए अब आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, अभी आपको होम असाइनमेंट में कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं दी जा रही है, सही है, सिर्फ वर्बल से। हाँ, चैप्टर 1 जो है बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर 1 के बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे
प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सब आता है, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, ये लेक्चर का माइंड मैप आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया था क्या पहले? और हमारा आपस में क्या एग्री हुआ था? अब लिखे शाबाश, किधर लिखा है, किधर लिखा है, क्यों नहीं लिखा, किधर लिखा है? ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, गोली करो, इसके चेहरे पे लिखा है गोली करो। कब ऐड होंगे आप? अभी जब चाहे ग्रुप में ना ऐड हो, क्लास में आए ना जब, तो साथ वाले से पूछ रहे भैया, इससे पूछे भैया आप ग्रुप में ऐड हो? आप ये पीछे वाले से पूछे क्या सारे क्यों नहीं ऐड हुए, क्यों नहीं करवाते अपने आप को ऐड? आज करवाएंगे, अच्छा चले। कोई एक तो ऐसा पर्सन होगा क्लास में जो ग्रुप में ऐड है कि भाई, तो इनको शेयर कर दिया करे यार, इनका पर्सन इनसे लिया करे, कम से कम लिख लिया करें, क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। और अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कल जो कुछ आपने पढ़ा था वो सब कुछ समझ आ गया आपको। कल क्या पढ़ा था हमने? गुड ऑडिटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डन। इंडिपेंडेंस समझ आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट भी समझ आ गया, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी समझ आ। ओके चलिए आगे चलते हैं। आज थोड़ा लेक्चर कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल है। देखिए कोई भी आपने सिस्टम हो ना, जैसे हमारा आईटी सिस्टम है फॉर एग्जांपल, आईटी सिस्टम में किसी आईटी की बुक में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि दुनिया का हर सिस्टम जो होता है, उसमें ब्लैक और ब्लू अगर मार्कर दीजिएगा, दुनिया का कोई भी सिस्टम होना जो, उसके ब्लैक और ब्लू 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं कोई भी सिस्टम हो। एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग और एक आउटपुट, भाई ऐसा ही है। और वो एक मुहावरा भी था, वो भी किसी आईटी की बुक में पढ़ा था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कभी सुना है आपने? कि इसका मतलब क्या था, अगर आपका इनपुट डाटा गलत है ना, तो फिर आपका आउटपुट भी गलत ही होगा। समझाना ये चाह रहा था। अगर हम इस मॉडल को, इस कंसेप्ट को अकाउंटिंग सिस्टम में अप्लाई करें, अकाउंटिंग सिस्टम अभी ऑडिट में नहीं आ रहा, अकाउंटिंग सिस्टम, तो अकाउंटिंग सिस्टम के भी 3 हिस्से होते हैं, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग, एक आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट का मतलब है ट्रांजैक्शंस, जैसे सेल की ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन, जैसे पेरोल की, ये सारी ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं। जैसे कस्टमर हमारे पास आया, सर मेरे को चीजें खरीदनी है, हमने कहा गुड, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ बैठो, ये सेल की ट्रांजैक्शन है। परचेज हमने अगर कोई हमारे वेयर हाउस मैनेजर ने कहा, इन्वेंट्री वाले ने कहा, सर हमारा स्टॉक नंबर बी खत्म हो गया है तकरीबन, जल्दी से मंगवा लें, हमने कहा अभी परचेज करते हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? ट्रांजैक्शंस। इनपुट क्या है? ट्रांजैक्शंस। फिर ये ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस से गुजरती हैं, फिर फाइनल होती हैं। क्या ये बात आपको पता है कि जितनी भी काउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, चाहे पेरोल हो, वो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस से गुजरती हैं, फिर फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, जो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ट्रांजैक्शंस अलग हो गई, ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस से, इसके चाहता है, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है लेकिन चाहे ब्रैकेट में साथ लिख ले, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
इंटरनल कंट्रोल क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो हर ट्रांजैक्शन का एक अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सेल्स का प्रोसेस अलग होगा, परचेज का प्रोसेस अलग होगा। ट्रांजैक्शन इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताइए, अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी है तो उसमें डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप भी प्रोसेस का आइडिया दिया गया होगा आपको। मुझे बताइए सेल की ट्रांजैक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? कस्टमर आया, उसने कहा मैंने उधार चीजें लेनी है। हमने कहा पहले भैया अपना क्रेडिट लिमिट सेट करो कि तुम्हें उधार बेचना भी है कि नहीं बेचना। फिर इसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है? अगर उधार देना है उसको, एंट्री पास इतनी जल्दी नहीं, पहले चेक कर लेंगे चीजें हमारे पास मौजूद है भी कि नहीं। अगर है तो फिर उसके साथ एग्रीमेंट होता है। ये आपके जहन में आ रहा होगा सेल क्या है? वो समोसे लेने के लिए गए तो हमने उसे पैसे दिए, उसने समोसे दिए, घर वापस आ गए, ये सेल आ रही होगी आपके। ऐसी सेल नहीं, कॉर्पोरेट लेवल में सेल की बात कर रहा हूं, जिसमें नॉर्मली क्रेडिट पे होता है और बकायदा सारा जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है वो डॉक्यूमेंट्री होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सेल परचेज करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री नहीं होती, ये तो ज़बानी कलाम में ज्यादातर चीजें हो रही होती हैं। लेकिन कंपनी लेवल पे जो काम होता है, याद रखें हमेशा एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट्री होता है। तो उसमें एक सेल्स ऑर्डर बनता है, फिर सेल्स ऑर्डर के बाद गुड डिस्पैच की जाती है, गुड डिस्पैच नोट बनता है, फिर जाके सेल्स रिकॉर्ड होती है। ये आपने डॉक्यूमेंट सुने हुए? तो सेल की ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर के फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। कुछ बात समझ आई है? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? परचेज की एग्जांपल बताएं। परचेज की ट्रांजैक्शन किस प्रोसेस से गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है? सबसे पहले क्या होता है? वेयर हाउस वाले ने कहा, अब असल में ना आपने काउंटिंग की हुआ है तो आप डायरेक्टली जाते हैं जनरल एंट्री के ऊपर, मुझे पता है। यही तो आपको प्रोसेस सिखाना है कि उस जनरल एंट्री से पहले कुछ प्रोसेस होता है, उसके ऊपर आपको फोकस करवा रहा हूं। ठीक है, अकाउंटिंग में शायद आपने पढ़ा भी होगा ना, तो ऊपर ऊपर से निकल गए होंगे, मैं थोड़ा सा डिटेल में बढ़ाना चाह रहा हूं आपको। भाई परचेज में क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है? हमारा वेयर हाउस वाला आके कहता है सब्जी चीजें खत्म हो गई है, हम कहते हैं अच्छा फौरन परचेज नहीं करते, पहले जाके देखते हैं मार्केट में अच्छा सप्लायर कौन है, सिलेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन टेक्निकली, या अप्रूव्ड सप्लायर। सबसे पहले मार्केट में जाते हैं कौन कौन से अच्छे सप्लायर हैं, उन सप्लायर की लिस्ट बनाते हैं अच्छे सप्लायर की, उनको बोलते हैं हम अप्रूव्ड सप्लायर। फिर उनसे कोटेशन लेते हैं, जिस अप्रूव्ड सप्लायर की कोटेशन सबसे कम होती है उसके साथ हम परचेज एग्रीमेंट करते हैं, वो फिर हमें ड्यू डेट पे चीजें बेचता है, हमारा पर्सन जो उन चीजों को रिसीव करता है वो एक गुड रिसीट नोट बनाता है, और उस गुड रिसीट नोट के बाद फिर इनवॉइस बनती है और फिर एंट्री रिकॉर्ड होती है, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरती हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। भाई कुछ बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं। ऐसा करते हैं हम, अगली एग्जांपल पे रोल की लेते हैं। सैलरी शीट, हर मंथ एंड के ऊपर सैलरी पे करनी है एम्प्लॉइज को। इसका प्रोसेस क्या होता होगा? सबसे पहले लिस्ट ली जाती होगी एम्प्लॉइज की, लिस्ट को कितने एम्प्लॉइज हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के साथ मैच किया जाता होगा। ऐसा तो नहीं ऑफिशियली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉइज हैं और पे रोल बन रही है 105 एम्प्लॉइज की, पता चले 5 एम्प्लॉइज फेक है। तो स्टेप नंबर 1, एम्प्लॉइज की लिस्ट ले, उससे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कार्ड से मैच किया, फिर हर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट लेटर को देख के उसका रेट देखा क्या है, फिर उस या सैलरी क्या है, अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो मंथली सैलरी, अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आवर्ली रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर, फिर कैलकुलेशन होती है अलाउंसेस वगैरह की, फिर टैक्स की डिडक्शन की कैलकुलेशन होती है, फिर वो सारी सैलरी शीट को ले जाके सीएफओ के सामने रखा जाता है, सीएफओ उसको अप्रूव करता है, चेक करके रिव्यू करके अप्रूव करता है, साइन करता है, फिर उसके बाद
बैंक अकाउंट्स में पेमेंट जाती है इनके, या कैश में सैलरी की पेमेंट होती है। ये सारा प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग में तो आपको डायरेक्ट आखिरी है, क्या पहली बात ही आखिरी थी है, वो आखिरी बात ही सबसे पहले अकाउंटिंग में सिखा दी जाती है आपको कि भैया सैलरी पे की, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। लेकिन आप ये समझें, बिजनेस को समझें कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे पूरी एक एक्टिविटी होती है। बात समझ आए? अभी भी समझ नहीं आई? अच्छा मुझे बताइए, अगर इन्वेंट्री की बात करें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें, तो जो फाइनल बैलेंस होना चाहिए वही अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, क्या जो टी अकाउंट का इन्वेंट्री का बैलेंस हो वही बैलेंस शीट में जाना चाहिए कि पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए? ये एक उसका स्टेप है। बैंक का बैलेंस शीट में रिपोर्ट करने से पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बननी चाहिए, ये इसका स्टेप है। तो एग्री करते हैं कि हर एरिया में ट्रांजैक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने तक कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। उन एक्टिविटीज को कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। ये एक्टिविटीज हर एरिया में होती है। हाँ, कुछ में कम होंगी, कुछ में ज्यादा होंगी, वो अलग बात है, लेकिन होंगी। अब बताना क्या चाह रहा हूं, अगर तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सही फॉलो किया जा रहा है, यानी टेक्निकल वर्ड्स में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सही। इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रांग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो गुड। गुड से मुराद ट्रू एंड फेयर भी, लाइकली टू बी। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गड़बड़ होने का चांस है। तो इंटरनल कंट्रोल समझते हैं क्या है? किसी भी एरिया में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है, रिकॉर्डिंग से लेके, ट्रांजैक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने तक, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये जाहिर है ये सारा काम किसका है भला? मैनेजमेंट का। ट्रांजैक्शन भी मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैनेजमेंट ने। तो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना ये भी किसका काम है भला? मैनेजमेंट का काम। डन जी। ये मैं आपको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। मैनेजमेंट अपना काम करती है तो कितने फेजेस में करती है? ट्रांजैक्शन, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंस। अब आते हैं ऑडिटर की तरफ। ऑडिटर ने अपना ऑडिट करना है तो कितने फेजेस में करना है? देखिए कंसेप्ट छोटा सा है, ये मैं 15 मिनट में भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने बेस बनानी है। ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, बल्कि मैं अभी बता दूं, क्योंकि एंड में कहीं आप ये ना कि सर भागम भाग किया आपने, भागम भाग। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल मुझे बताइए, ये इस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे जाना है, दरमियान में ये पहाड़ है, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 4 महीने हैं आपके पास। बताइए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 मंथ्स। ये शाबाश, अकाउंटिंग पास, कॉमन सेंस। नहीं मजाक कर रहा हूं, कॉमन सेंस भी ठीक है। 2 नहीं लगेंगे, यही बताना था आपको। 2.5 महीने लगेंगे इस फेज में, 1.5 महीना लगेगा इस फेज में। क्यों? ये जो चढ़ाई होती है ना, बेसिक शुरू का सफर का आगाज हमेशा मुश्किल होता है। पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल है, जो उतराई है ना इसकी, वो आसान है, वो जल्दी हो जाती है। तो नया सब्जेक्ट है ना, बताना क्या चाह रहा हूं इसमें, आपके कंसेप्ट्स इस फेज में मुझे आपको एबीसी भी सिखानी है, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ, टेक्निकल चीजें बताना शुरू कर दूंगा आपको, सर वाह 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 क्या बेहतरीन लेक्चर, सर ने ये मिसाल दी, सर ने वो मिसाल दी, समझ नहीं आया, तो केस स्टडी नहीं सॉल्व हो रही। तो बेसिक कंसेप्ट्स भी आपको बताने हैं और साथ में आपका एग्जाम तो शुरू में कंसेप्ट बिल्डिंग में टाइम लगेगा, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। लेकिन एक दफा जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, फिर उसके बाद आसान है। और इस फेज में हम बहुत से कंसेप्ट ऐसे होते हैं, इस फेज के भी डिस्कस कर रहे होते हैं। बात तो बात से बात निकलती है ना, तो बात कहीं ना कहीं चलती फिरती घूमती फिरती रहती है, तो सम टाइम इनडायरेक्टली। तो इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमारा 50% सिलेबस 2.5 महीने में कवर होगा, 50% 1.5 महीने में,
ये स्ट्रक्चर्ड ही ऐसा है। ये ना हो आप इन 2.5 महीनों में जाके कहें सर ने एंड पे आके भागम भाग किया। हमारे लेक्चर का बैलेंस सेम होगा, यानी जो पहला लेक्चर का समझ ले जो स्टफ है ना, जितना डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स, आखिरी लेक्चर का भी इंशाल्लाह उतना ही होगा लगभग। थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन लगभग इतना ही होगा। देखिए जहन में रखिएगा 2.5 महीने में 50% सिलेबस कंप्लीट होना है, 1.5 महीने में अगला 50%। डन, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। लेकिन इसमें जब आप आएंगे ना इस फेज में, आपको लगेगा बहुत सी चीजें आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं। आएंगे सर ये तो पढ़ा, ये तो पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। अच्छा अब चलते हैं आगे, अब ऑडिट की तरफ आ रहे हैं। ऑडिटर जो ऑडिट नहीं, ऑडिटर को छोड़े, गपशप लगाते हैं। मैंने आप बात गपशप से शुरू हुई थी। हमारा जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर, हम फर्ज कीजिए किसी की तबीयत खराब हुई, वो डॉक्टर के पास गया। जैसे ही वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, असिस्टेंट से, ए भाई ये जो मरीज आ रहा है ना हमारे पास, जितनी भी दवाइयां पड़ी हुई है ना, हर एक डब्बी में से एक गोली निकालो और इसको दे दो, कोई तो असर करेगी। हर मरीज को वो वही दे रहा है। क्या ये गुड मेडिकल प्रैक्टिस है कि बैड? भाई उससे पहले मरीज को देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या मर्ज है, कितना सवेर है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रेस्क्रिप्शन होनी चाहिए। कि पहले ही प्रेस्क्रिप्शन, पहले असेसमेंट, फिर उसके बाद डिसाइड करे क्या करना है। उसी तरह मुझे बताइए, अगर कोई ऑडिटर हर एरिया पे एक जैसे ही प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, हर हमारे 7 प्रोसीजर होते हैं ना, हमने पढ़ा था कल, सरसरी तौर पर जिक्र किया था, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। हर एरिया पे एक जैसे प्रोसीजर, एक बराबर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ऑडिटर। गुड प्रैक्टिस या बैड प्रैक्टिस? बैड प्रैक्टिस। ये बहुत पुरानी, हमारा ऑडिट जब शुरू हुआ था ना तब इस तरह की प्रैक्टिस भी होती है। इसे बोलते थे प्रोसीजर बेस्ड ऑडिट, गलत है। अब नहीं, अब होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट। रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है भैया? पहले देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क कम है, किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, पहले रिस्क देख लो, पहले देखो बीमारी किधर है, कितनी है, उसके बाद इलाज की तरफ आना। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में किया जाता है। मेडिकल प्रोफेशन की प्रैक्टिस को आप डिवाइड करें 2 हिस्सों में होती है। वो कोई भी छोटे से छोटा मसला भी हो ना, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, पहले वो डायग्नोस करेगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट, डायग्नोस से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। हाँ, डायग्नोस का तरीकाकार फर्क हो सकता है। बाज़ का सिर्फ नब्ज देख के चेक कर लेते हैं, कहते हैं मुंह का बस चेक हो गया, ठीक है, आंखें वो हो गया। बाज़ का कहता है ये भी टेस्ट कराओ, ये भी टेस्ट कराओ। डायग्नोस करने का तरीका, लेकिन डायग्नोस हर डॉक्टर करेगा। और फिर स्टेप नंबर 2 में जाके क्या करेगा? उसको ट्रीट करेगा। उसी तरह हमारा ऑडिट प्रोफेशन भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले में कहता है आप जिस एरिया को वेरीफाई कर रहे हो, सेल हो या परचेज हो, पहले देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क है। किसी में रिस्क कम होगा, किसी में ज्यादा। भाई इसको भी बुखार है, इसको भी बुखार है, लेकिन भैया दोनों का फर्क हो सकता है। टेम्परेचर इसका कम हो, इसका ज्यादा हो सकता है, तो उस लिहाज से मेडिकेशन तो डिफरेंट होगी। ऐसा थोड़ी है हर तरह का बुखार एक जैसा थोड़ी होता है। तो इसी तरह हमने पहले क्या करना, याद रखिए हमारा प्रैक्टिस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क कम है, किस एरिया में रिस्क। ये कैसे करते हैं वो बाद में बताऊंगा आपको, सारी बातें एक ही लेक्चर में थोड़ी बता देनी, लेकिन रिस्क असेसमेंट करनी है पहले, ठीक है। नब्ज देख के करनी है, आंखें देख के करनी है, या टेस्ट वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले रिस्क डन। रिस्क आइडेंटिफाई करने वाले फेज को हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये हमारा है पहला फेज। कौन सा? रिस्क असेसमेंट। ऑडिट ऑफ एवरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इन 2 फेजेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर एरिया से क्या मुराद है बताइए? सेल्स और बोलते जाए, फेमिलियर हो। मुझे पता है बेसिक चीजें हैं, मुझे पता है छोटी छोटी, लेकिन मैं चाहता हूं फेमिलियर हो आप इनके साथ। और कौन से एरियाज होते हैं?
टैक्स का एरिया, शाबाश, डेटर्स, क्रेडिटर, शाबाश, ऑडिट ऑफ एवरी एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिवाइडेड इन, यानी आपने किसी भी एरिया को वेरीफाई करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है अपने काम को। एक क्या करना है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या देखना है कि कौन कौन सा एरिया जिसमें मिस स्टेटमेंट अगर हो सकती है। ठीक है, चांस किसमें है, चांस किसमें है, रिस्क किसमें। जैसे फर्ज कीजिए इंडस्ट्री की ग्रोथ है 10%, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ 10%। हमारा क्लाइंट के पिछले साल की सेल थी 1 लाख, इस साल की सेल है 1,10,000। बताइए रिस्क है कि नहीं, रेवेन्यू में रिस्क है कि नहीं, कितने स्टूडेंट का ख्याल है रिस्क है, कितनों का ख्याल नहीं है, शाबाश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के ट्रेंड के मुताबिक ही फॉलो कर, अनयूअल चीज कोई नहीं है। लेकिन अगर सेल हो 1,25,000, इंडस्ट्री की ग्रोथ 10% है, हमारे क्लाइंट की ग्रोथ 25%, देखिए अनयूअल चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, इसको इग्नोर कर दो, इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये है रिस्क। इसका मतलब है सेल में रिस्क है। तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेंड के लिहाज से चेंज हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेंड से ज्यादा चेंज हो रहे हैं या ट्रेंड से कम चेंज हो रहे हैं। तो बताइए किन में रिस्क होगा, जो ट्रेंड के साथ चेंज नहीं हो रहा है उनमें, समझ रिस्क। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। अब रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अब उसको एड्रेस करना है। भाई डॉक्टर जब मर्ज को आइडेंटिफाई कर लेता है टेस्ट करके, भाई इसमें ये भैया ये भाईजान जो है ना, ये टेस्ट कर लिया हमने, ऐसा है कि इनके दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, और कीड़ा है कई सालों से। तो अब पता चल गया कि किस एरिया पे फोकस करना है और कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इसी तरह हमारा भी जो दूसरा फेज होता है ना, पहले फेज में हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे फेज में रिस्क को एड्रेस करते हैं, रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले में रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे में रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो दूसरा फेज है ना, ये कहलाता है रिस्पॉन्स टू रिस्क असेसमेंट, या इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी कहते हैं। सेकंड फेज को क्या कहते हैं, फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं, फर्स्ट को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क कम है, किस में ज्यादा है। दूसरे हिस्से में क्या करते हैं, रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं, कब उस रिस्क को एड्रेस करना है। यानी रिस्क है तो चांस है कि मिसस्टेटमेंट होगी, तो चलो अब उस मिसस्टेटमेंट को ढूंढते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जो मसला है अब उसको ढूंढते हैं, उसको खत्म करते हैं। अब देखते हैं क्या मिसस्टेटमेंट है, उसको मिसस्टेटमेंट को ढूंढ के उसको ठीक करते हैं। यह है रिस्पॉन्स टू रिस्क। इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, और रिस्पॉन्स टू रिस्क या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करके हमने वो जो रिस्क असेसमेंट में हमें लग रहा था कि गलतियां होंगी इस एरिया में, अब फर्दर प्रोसीजर के जरिए से उन मिस स्टेटमेंट को ढूंढना है और उन्हें करेक्ट करना है। फेज 1 में हम अंदाजा लगाते हैं किस एरिया में मिस स्टेटमेंट का चांस है, किसमें नहीं है। फेज 2 में जिसमें मिस स्टेटमेंट का चांस होता है उसमें फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके मिस स्टेटमेंट को ढूंढते हैं, और अगर मिल जाए तो उसे ठीक करवाते हैं। यह फर्दर, और जब ठीक हो जाए तो काम खत्म। ये दो ही काम है। तो हमारे ऑडिट के दो बड़े फेजेस हैं, कौन कौन से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिस्पांस टू रिस्क असेसमेंट, फर्दर डन। अब ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है इसको दो हिस्सों में मजीद डिवाइड किया जाता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा हिस्सा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एक हिस्सा क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और दूसरा हिस्सा क्या है,
सब्सटैंटिव प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के मजीद कितने हिस्से हैं? स्ट्रक्चर समझा? दो। कौन कौन से? सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। एक ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी की दुकान है, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वालों को कहा भैया खतरा है चोरी चकारी का, आप आके हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सिक्योरिटी गार्ड वाले आए, क्या वो पहले ये देखेंगे कि कंपनी का अपना सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल, क्या ये ज्वेलरी बिल्कुल ओपन रखते हैं कस्टमर के सामने कि थोड़ा नीचे छुपा के शो केस में रखते हैं, कस्टमर का हाथ नहीं उधर पहुंचता, ठीक है। क्या इन्होंने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगवाए हुए हैं, इस तरह की चीजें देखें। क्योंकि अगर कंपनी का अपना सिस्टम अच्छा हुआ ना तो बाहर के लोगों को भी प्रोटेक्शन देने में आसानी होगी। तो इसी तरह हम ऑडिटर भी क्या करते हैं, जब हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं ना, तो हम पहले मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट का अपना सिस्टम कैसा है, स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर मैनेजमेंट का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो ना तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है, फिर हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करने होते हैं। सम अप करते हैं, अभी यहां पे चेक माइंड लगाते हैं। एज ऑडिटर हमारे दो बड़े फेजेस होते हैं ऑडिट करने के, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की फर्दर दो टाइप्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूं ना कि भैया ये क्लासिफिकेशन वगैरह को साइड पे करके मुझे बताओ कितने, आप कहेंगे सर टोटल 3 फेजेस बने हमारे। ऑडिटर जो टोटल काम करता है 3 फेजेस में, कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव के स्पेलिंग ठीक लिखने आपने। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? कंसेप्ट बताएं पहले, क्या ये देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क कम है, किस में ज्यादा है, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या होता है? ऑडिटर मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करता है कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं उन्हें बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ऑडिटर के कितने प्रोसीजर हो गए? 3 प्रोसीजर कौन कौन से हुए ऑडिटर के? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, ठीक है। अगर इस सिस्टम को आप सामने रखें तो ये हमारी मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम था ना। अगर हम ट्रांजैक्शन को, सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, इस हिस्से के ऊपर काम कर रहे हो तो इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इस हिस्से को चेक कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कि इंटरनल कंट्रोल को चेक करें ठीक है कि नहीं। और अगर इस हिस्से को वेरीफाई कर रहे हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कुछ बात समझ आ रही है? लिंक बन रहा है? हाँ, इंटरनल कंट्रोल में एक चीज आपने ध्यान में रखी, इंटरनल कंट्रोल में ना हम 3 तरह का काम कर सकते हैं, 3 तरह का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ओपिनियन ऑन कंट्रोल। ये कल बात हुई थी ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल जरूर करें, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल चाहे करें चाहे ना करें, और ओपिनियन ऑन कंट्रोल कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। ये 3 टर्म्स ध्यान में रखनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल अलग है, ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेकिंग करना,
थोड़ा उससे ऊपर की चीज। और ओपिनियन ऑन कंट्रोल, ओपिनियन कंट्रोल का मतलब है इंटरनल कंट्रोल की हर चीज को चेक करना, वो नहीं करते। डन। चलिए वापिस आते हैं, बेस बन रही है ना। तो हमारे हो गए 3 प्रोसीजर। इसका मतलब है ऑडिटर के जो टोटल प्रोसीजर होंगे वो 3 तरह के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लाजमी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लाजमी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल चाहे करें, ठीक है, लेकिन कर लें तो अच्छा है, फायदे की चीज है। अब आइए जरा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और प्रोसीजर्स, ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें ऑडिटर क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है एंटिटी की और इंटरनल कंट्रोल की। अब आप सोच रहे होंगे यहां पे इंटरनल कंट्रोल क्यों आ गया? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये वाला इंटरनल कंट्रोल और ये वाला इंटरनल कंट्रोल, ये फर्क है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है डिटेल लेवल पे चेकिंग करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? सिर्फ सरसरी तौर पे समझना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भैया सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए अपनी शॉप पे आपने, इन्होंने कहा लगाए, ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। अगर मैं देखूं वाकई ही वो लगे हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऑडिटर ने सबसे पहले क्या काम करना है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करता है? ऑडिटर देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क कम है, किस में ज्यादा है। कैसे करता है ऑडिटर ये काम? कैसे? इसके लिए ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से भी रिस्क सामने आते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से भी रिस्क। आई कैप की केस स्टडी का सवाल पूछ रहा हूं। एक कंपनी रेस्टोरेंट होटल है, वो बहुत से इंग्रेडिएंट्स को ला के रखते हैं और हर रोज कस्टमर को जो भी ऑर्डर आता है बना के बेचते हैं, जैसे हमारे होटल होते हैं, ठीक है, ये दुब्बा कड़ाही और ये इस तरह के। क्या रिस्क है इसमें? ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। आपको मैंने क्या बताया? एंटिटी का मतलब हमारी कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी मतलब आपको क्लाइंट के बारे में मैंने अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की क्या? कि आपका क्लाइंट पेरिशेबल आइटम्स में डील करता है। बताइए इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से कोई रिस्क सामने आया? क्या सामने आया? इन्वेंट्री बड़े बड़े खराब हो सकते, बेहतरीन, शाबाश। ये रिस्क आपने कैसे अंदाजा लगाया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। और सुने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से कैसे रिस्क आता है? इंक्वायरी से भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है, ऑब्जर्वेशन से भी, इंस्पेक्शन से भी, एनालिटिकल प्रोसेस। अब मैं किताब में जो लिखा है उस अल्फाज के जरिए से आपको सिखाता हूं। हमने मैनेजमेंट से पूछा, ए मैनेजमेंट, क्या सेल कैश करते हो कि क्रेडिट भी करती हो? ये इंक्वायरी है। उन्होंने कहा सर क्रेडिट भी सेल भी करनी पड़ती है, क्रेडिट सेल के बगैर थोड़ी बिजनेस, बड़ा बिजनेस में क्रेडिट सेल तो होती है। ये इंक्वायरी की। इससे आपको कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। बताइए कोई रिस्क सामने आया? क्या? हाँ शाबाश, बैड डेट का रिस्क। अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो बैड डेट भी होगा। ये हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी। एक एग्जांपल है, इंक्वायरी एक एग्जांपल है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। दूसरी एग्जांपल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, आपने कंपनी के सीएफओ से कहा सर हमें जरा कंपनी का चक्कर तो लगवाए, हम ऑब्जर्व करना चाहते। ऑब्जर्व का मतलब ये तो ना देखना, इंक्वायरी का मतलब पूछना, ऑब्जर्व का मतलब क्या है? देखना। मैंने कहा ठीक है सर, आए देखे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए, 4 मशीनें थी, 3 मशीनें धड़ाधड़ चल रही थी, चौथी मशीन बंद थी। आपने पूछा ये बंद क्यों? मैंने कहा सर ये अक्सर ही खराब रहती है। बताइए क्या रिस्क है? ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी मिल रही है आपको। क्या मिल रहा है? एंटिटी के बारे में जान रहे हैं ना। क्या रिस्क है? प्रोडक्शन कम होगी, इंपेयरमेंट।
कि वो जो फिक्स एसेट है वो इम्पेयर्ड हो चुका है, उसका इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड, ये बड़ा रिस्क है। दूसरे भी रिस्क है प्रोडक्शन फ्यूचर, लेकिन वो छोटे हैं, बड़ा रिस्क देता है। ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब है खुद हाथ लगा के चेक करना। ऑब्जर्व का मतलब है देखना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? हाथ लगा के चेक कर। भाई ये मोबाइल आपका है, ये मेरा कौन सा प्रोसीजर है? इंक्वायरी। अब मैं इस मोबाइल को देख रहा हूं, ये पड़ा इधर ही पड़ा हुआ, मैं ऐसे देख रहा हूं, मोबाइल तो यार अच्छा लग रहा है, ये ऑब्जर्वेशन। और मैं इसको ये देखना, बटन दबा के चेक करना चाहिए, क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से भी रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे स्टॉक काउंट हो रहा था, हमने एक इन्वेंट्री को उठा के देखा, वो इन्वेंट्री टूटी हुई थी, टूटी फूटी इन्वेंट्री थी, जली हुई थी। क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? फिजिकली डैमेज इन्वेंट्री। तो इसका मतलब इंक्वायरी से रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है, ऑब्जर्वेशन से रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है, इंस्पेक्शन से रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। और एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? पिछले साल की इंफॉर्मेशन और इस साल की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना। ये तो मैंने स्टार्ट ही यहां से करवाया था कि पिछले साल की सेल और इस साल की सेल, पिछले साल के एक्सपेंस को इस साल के सेल के एक्सपेंस। तो ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल। आप किसी कंपनी के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे ना, तो उसमें जो रिस्की चीजें हैं उतनी ही आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई दोस्त होता है ना, जितना ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारे, तो उसके जो जितनी गलत बातें होती हैं उतनी ज्यादा हम पहचानना देखना शुरू कर देते हैं। नेचुरल है, एंटिटी के केस में भी ऐसे ही होता है। यही सिखा रहा है कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करनी है। एंड इंटरनल कंट्रोल भी, इंटरनल कंट्रोल के भी एग्जांपल सुन ले साथ ही। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट नहीं होगा। ए भाई, हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो? नहीं बनाते। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग। रिस्क सामने आया क्या? हाँ, ट्रांजैक्शन टाइमली एडजस्ट नहीं हो रही। सीएफओ से पूछा, सर हर पेमेंट आप अप्रूव करते हैं फिर होती है? उन्होंने कहा नहीं, मैं ना 3 बजे तक थक जाता हूँ, 3 बजे तक तो मैं करता हूँ, 3 बजे के बाद मैं चला जाता हूँ, फिर जो भी ऑफिस में बैठा है वो पेमेंट अप्रूव करता है। हमने कहा इसका मतलब कोई फेक पेमेंट्स भी होंगी, 2 नंबर पेमेंट का भी चांस है। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसके जरिए से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, अगर वो प्रोसेस ठीक नहीं है। हाँ भैया, क्रेडिट सेल करने से पहले कस्टमर को देख लेते हो कि वो इस काबिल है, भागेगा तो नहीं, कि बगैर देखे वाले क्रेडिट सेल कर देते हो? वो बगैर देखे वाले कर देते हो। रिस्क है। किसका रिस्क है? बैड डेट। बैड डेट, समझ? तो ये क्या? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर क्या करता है सबसे पहले? तो वादा करे, जब आप ऑडिटर बनेंगे ना, वादा करें जिंदगी में कभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ऑडिट का आगाज नहीं करेंगे। वादा करें। कहां से आगाज करेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। तो बताइए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल। किस लिए? टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि असेस कर सके एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। अब ये कंसेप्ट की डेफिनेशन टेक्निकल है, लेकिन अभी हम ये डेफिनेशन नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसका कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क का मतलब है बड़ा रिस्क, असर्शन लेवल का मतलब क्या है? छोटा रिस्क। हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें कहते हैं कि जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करो ना, तो बड़े बड़े रिस्क अलग कर लो, छोटे छोटे रिस्क अलग कर लो। बड़े वाले रिस्क को क्या कहते हैं? बड़े वाले रिस्क को रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। छोटे वाले रिस्क को क्या कहते हैं? रिस्क एट असर्शन लेवल। रिस्क एट असर्शन लेवल का इफेक्ट नॉर्मली एक एरिया पे होता है, लेकिन जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है ना, इसका बहुत से एरियाज पे होता है, बहुत से एरियाज पे। तो बताइए आपके ख्याल में क्या ये क्लासिफिकेशन रिस्क की अच्छी है कि नहीं? करनी चाहिए थी कि नहीं करें? अब देखिए, चूंकि कंटेंट कम है, टाइम ज्यादा है, और बेस डेवलप करनी है, बेस जितनी स्ट्रांग, बिल्डिंग उतनी बड़ी और अच्छी। तो अगर आप कहें तो एक आधा तजर्बा भी आपके साथ शेयर कर दूं।
आपने इसमें बताना है कौन सा रिस्क एट असर्शन लेवल और कौन सा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अच्छा, मिसालें जितनी भी क्लास में आप बताऊंगा कोर फैक्ट सेम होंगे, लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला लगाएंगे हम, वरना वो कहानी बनती नहीं है सही। लेकिन बेसिक फैक्ट सेम। एक क्लाइंट था हमारा, गवर्नमेंट क्लाइंट था। वहां पे हम गए तो पूछा एक पर्सन, मैंने कहा भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है आपने? यहाँ चले छोटी दूसरी एग्जांपल चेंज करता हूँ। मैंने कहा भाई इन्वेंट्री है, एक प्रोसेस होता है इन्वेंट्री में, हर मंथ एंड के ऊपर स्टॉक काउंट करना होता है और बुक में जितनी इन्वेंट्री है और फिजिकल जितनी इन्वेंट्री है दोनों को कंपेयर करना होता है ताकि पता चल जाए कि इन्वेंट्री चोरी तो नहीं हो रही। आप ये इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट करते हैं? मैंने कहा इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट ये भी होता है क्या? इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट क्लाइंट कह रहा है ये भी होता है क्या? मैं दिल में कहा अच्छा तेरी शिकायत लगानी पड़ेगी। मैं चला गया, मैंने कहा सीएफओ के पास जाता हूँ। सीएफओ के पास गया, उसके कमरे के बाहर, अब जो सरकारी इदारे होते हैं ना उनमें आपको होता है उनका प्रोटोकॉल होता है बकायदा, तो कमरे के बाहर वो नेम प्लेट वगैरह बड़ी सी लगाई होती है, तो बाहर नेम प्लेट लगाई हो, नाम लिखा हुआ, उसके नीचे क्वालिफिकेशन लिखी हुई, कंपनी का सीएफओ था और उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी नीचे, क्या? एमएससी स्टैटिस्टिक्स। क्या क्वालिफिकेशन थी? स्टैटिस्टिक्स। मुझे बताइए ये इंफॉर्मेशन पढ़ के, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ये अंडरस्टैंडिंग हासिल करके मेरा रिस्क कम हुआ, ज्यादा हुआ कि नो इफेक्ट? बढ़ गया। अच्छा मुझे बताइए जब मुझे उस क्लर्क ने बोला ये स्टॉक काउंट क्या होता है, तब भी मेरा रिस्क बढ़ा कम हुआ कि नो इफेक्ट? बढ़ गया। और जब मैंने देखा सीएफओ एमएससी स्टैटिस्टिक्स है तब भी मेरा रिस्क। बताइए जो इन्वेंट्री वाला रिस्क था ये रिस्क एट असर्शन लेवल था या रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का ये मतलब नहीं है रिस्क इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना करें, लेवल पे करें। दोनों रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही है, समझ रहे हैं? ये ना समझे रिस्क एट असर्शन लेवल किसी और जगह का रिस्क है, रिस्क एट फाइनेंशियल, नहीं नहीं नहीं, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। फर्क किस चीज का है दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फर्क यह है कि असर्शन लेवल है एक एरिया में रिस्क, जब रिस्क एक एरिया में हो तो हम कहते हैं असर्शन लेवल का, जब रिस्क बहुत से एरियाज में हो। तो जब उसने बोला इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट ये क्या होता है, रिस्क एट, क्योंकि अब सिर्फ इन्वेंट्री गड़बड़ है अभी भी लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री में होगी। लेकिन जब मैंने देखा सीएफओ एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, मैं कहा इसको तो डेबिट का डी और क्रेडिट का सी भी नहीं पता होगा क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स है ना, अकाउंटिंग तो पढ़ी नहीं इसने, तो इसने तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या ये सेल की एंट्री ठीक कर रहा होगा, परचेज की ठीक कर रहा होगा, सेल की गलत कर रहा होगा तो परचेज की ठीक कर, ऐसा है कि वो भी गलत कर रहा होगा? सारे अकाउंटिंग है कि क्या सिर्फ डेटर के एस्टिमेट्स गलत होंगे कि डेप्रिसिएशन के भी? तो ये क्या रिस्क है? तो समझा क्या रहा है, जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना तो किस किस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एंटिटी की, इंटरनल कंट्रोल की। इससे आपको रिस्क सामने आएंगे, जो रिस्क सामने आएंगे वो आपने दो हिस्सों में क्लासिफाई करना है। कौन कौन से? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल। अब एक और एग्जांपल आपके सामने, ये सही एग्जांपल आपने बता दी तो फिर आगे चलूंगा, वरना यहीं पे रहेगा लेक्चर आज का। दो एग्जांपल बताता हूं, आपने डिफरेंशिएट करना है कौन सा रिस्क एट असर्शन लेवल है और कौन सा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। उनमें से एक एग्जांपल ऐसी है जो आई कैप कई दफा पूछी हुई है केस स्टडी के अंदर। केस स्टडी से एग्जांपल निकाल लो। पहली एग्जांपल, हम एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। हमें पता चला कि कंपनी ने अपने सेल स्टाफ को ऑफर किया हुआ है कि जितनी सेल आप करेंगे 10% आपको बोनस मिलेगा। अभी रुक जाएं, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, पहले इंफॉर्मेशन पूरी ले लें। फिर मजीद इंफॉर्मेशन हासिल की तो पता चला सीएफओ को और सीईओ को यह ऑफर दी गई है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको बोनस मिलेगा। सेल टीम को क्या ऑफर की गई है? जितनी सेल हुई 10% बोनस मिलेगा।
सीएफओ सीईओ को क्या ऑफर की है? जितना प्रॉफिट हुआ उसका 10% बोनस मिलेगा। बताइए सेल्स टीम को 10% बोनस दे रहे हैं, रिस्क है कि नहीं है? क्या रिस्क है? कि वो बोनस हासिल करने के लिए सेल्स को बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, ओवरस्टेट करेंगे। रिस्क एट असर्शन लेवल के रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? असर्शन क्यों हुआ? क्योंकि वो सेल परचेज को छेड़ेंगे नहीं, किसी एक्सपेंस को छेड़ेंगे, उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। अब आ जाए सीएफओ सीईओ को जो 10% बोनस दिया गया है, रिस्क है कि नहीं है? क्या रिस्क है? प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करें। रिस्क एट असर्शन लेवल या रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? रिस्क एट फाइनेंशियल। शाबाश। क्यों वाला? क्योंकि अब वो सिर्फ सेल्स में गड़बड़ नहीं करेंगे, वो हर इनकम को ओवरस्टेट करेंगे, हर इनकम को और हर एक्सपेंस को अंडरस्टेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस रिस्क का इफेक्ट एक एरिया पे नहीं है, मल्टीपल एरियाज पे। तो उसने रिस्क के दो से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक हो गया रिस्क एट। अब बताइए हमें किसको एड्रेस करना है, किसको रिस्पॉन्ड करना है? दोनों को। ये हुई ना बात। लेकिन रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को कैसे एड्रेस करना है ये फिर किसी दिन सीखेंगे, सारा ऑडिट आज थोड़ी सीख लेना है। हाँ, रिस्क एट असर्शन लेवल को कैसे एड्रेस करना है वो आज सीखेंगे। तो गैस करें रिस्क एट असर्शन लेवल को कैसे एड्रेस करना? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को कैसे एड्रेस करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये फिर किसी और दिन सीखेंगे। लेकिन रिस्क एट असर्शन लेवल को कैसे रिस्पॉन्ड करना है? शाबाश। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए। भाई जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और लेवल किसी और दिन सीखना है तो बाकी असर्शन लेवल लाइक। इसलिए अगर आप देखें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन में आपको दोनों अल्फाज नजर आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी असर, क्योंकि ये दोनों तरह के रिस्क आइडेंटिफाई करता है। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन में आपको सिर्फ एक लफ्ज नजर आएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन में आपको सिर्फ एक लफ्ज नजर आएगा। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? क्योंकि वो किसी और दिन पढ़ना है, उसका तरीकाकार कुछ और है। छोटे रिस्क का एड्रेस करने का तरीकाकार कुछ और है, बड़े रिस्क को एड्रेस करने का तरीकाकार कुछ। भाई यहां तक बात समझ आई? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को एक दफा यहां से लेके यहां तक पढ़ लें और मुझे बताएं क्या एक एक लफ्ज समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, तसल्ली से आपने पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। डन? आगे चले चले। अब हमने इस फेज पे काम करने के बाद हमारे सामने कुछ रिस्क आ गए, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। बड़े रिस्क हम बाद में फिर कभी देखेंगे, अब छोटे रिस्क को एड्रेस करना है। ठीक है, अब इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर कौन से है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है ऑडिटर्स में देखना क्या चाह रहा है? ऑडिटर्स में ये देखना चाह रहा है कि भाई इस एरिया में सेल्स में रिस्क है कि गलत फेक सेल रिकॉर्ड हुई होगी। मैं सारी की सारी मेहनत खुद करूं, ऑडिटर ये सोच रहा है क्या मैं सारी की सारी मेहनत खुद करूं कि मैं पहले ये देखूं कि मैनेजमेंट अपना काम ठीक कर रही है कि नहीं। अगर तो मैनेजमेंट अपना काम ठीक कर रही है तो मुझे किसी हद तक तसल्ली हो जाएगी कि गलती का चांस कम है। यानी मुझे मैनेजमेंट पे रिलाय करना चाहिए कि नहीं, मैंने ये फैसला करना। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गए और अब हमने इसको एड्रेस करना है तो मैंने क्या फैसला करना है कि मुझे सारे का सारा चेकिंग खुद करनी चाहिए कि मैनेजमेंट भी तो कुछ ना कुछ चेकिंग कर रही हो। भाई सारी नहीं कर रही होगी, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर रही होगी तभी तो रिस्क है, लेकिन हर जगह पे तो गड़बड़ नहीं कर रही होगी ना। 10 डायरेक्टर हैं, सारे के सारे डायरेक्टर फ्रॉडलेंट थोड़ी होते हैं, कोई एक या दो होंगे।
100 एम्प्लॉइज है, सारे के सारे फ्रॉड थोड़े ही करते हैं, कोई 3-4 कर रहे होंगे, बाकी तो ठीक कर रहे होंगे, कि सारे एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे होंगे आपके ख्याल में? चल, तो क्या मुझे जो बाकी के लोग हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं मुझे उसका बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगला सवाल ये, यानी जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, एड्रेस करने की बारी है, तो मैं एज ऑडिटर अपने आप से एक सवाल पूछूंगा कि सारी के सारा काम मैंने खुद ही करना है, कि मैं मैनेजमेंट का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको भी देख लूं कि उसमें अगर कॉम्पिटेंट लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे एविडेंस उधर से मिल जाएगा, उन्होंने जो काम किया होगा, और बाकी का एविडेंस मैं खुद ले लूंगा, कि सारे का सारा एविडेंस मुझे खुद ही लेना है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन है। शेफ होते हैं बड़े, खाना बनाना है, कुछ शेफ होते हैं कहते हैं नहीं स्टार्ट से लेके एंड तक सारे का सारा काम मैं खुद ही कर, सब्जी भी खुद लेके आऊंगा, काटूंगा भी खुद, पकाऊंगा भी खुद। कुछ कहते हैं नहीं सबसे बड़ा अहम काम तो है पकाना है ना, तो सब्जी लाने और काटने वाला काम किसी और से करवा लेते हैं, बाकी मेन काम हम कर लेंगे। दोनों ऑप्शंस हैं। अब ये शेफ की मर्जी है, चाहे वो सारे का सारा काम खुद करे या चाहे जो थोड़ा बहुत काम दूसरों से करवाया जा सकता है वो उनसे यूज करवा ले। बात समझ? तो उसी तरह एज ऑडिटर भी, अब हमने जब फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या? सारी की सारी वेरिफिकेशन हम खुद ही करें कि किस थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उससे कुछ एविडेंस भी हासिल कर ले। बताइए आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच बेहतर है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ऑडिटर को सारी की सारी वेरिफिकेशन ए से लेके जी तक खुद ही करनी चाहिए? किसी का भी नहीं। कितनों का ख्याल है नहीं, अगर मैनेजमेंट का सिस्टम ठीक चल रहा है तो उस सिस्टम को चेक करके उसका एविडेंस ले सकते हैं? स्टैंडर्ड ने कहा है भैया आपकी मर्जी, चाहे तो मैनेजमेंट के सिस्टम से प्रोसेस से एविडेंस ले चाहे ना ले, खुद काम करना लाजमी है। ये वाला काम चाहे तो करें चाहे ना करें। तो जो एफिशिएंट किस्म के ऑडिटर होते हैं वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो ज्यादा स्केप्टिसिज्म वाले ऑडिटर होते हैं, कुछ ज्यादा ही, जिन्हें वो ऐसे लोग जिन्हें किसी दूसरे का कोई काम पसंद ही नहीं आता कभी, वो फिर क्या करते हैं? वो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एफिशिएंट वाले ऑडिटर हैं, तो हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जो मैनेजमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना इंटरनल कंट्रोल वाला, हम उसको टेस्ट करें। अब क्या करें? अब यहां पे सिर्फ अंडरस्टैंड किया था, अब क्या करना है? हमने उसको टेस्ट भी, चेक भी करना है कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर तो टेस्टिंग से भी पता चले, अंडरस्टैंडिंग से पता चला कंट्रोल अच्छा था, हमने पूछा ए भाई हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो? उन्होंने कहा बनाता हूं। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। अब अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करना, भाई लाओ पिछले महीने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देखो तुमने सही बनाई है कि नहीं। यह है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी पता चला काम ठीक हो रहा है तो फिर मैं सोचूंगा इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट की भी अपनी नजर रखी हुई है मैनेजमेंट ने इस एरिया में, तो इसका मतलब इस एरिया में मैनेजमेंट ने चूंकि खुद भी अपनी नजर रखी हुई है इसके ऊपर कि गड़बड़ ना हो, तो इसमें चांस अभी भी है लेकिन अब चांस कम है गलतियों का, तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे लेकिन कम करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का ये फायदा होता है कि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने से, यानी इंटरनल कंट्रोल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है
हम मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल को, मैनेजमेंट के प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो सही ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके या तो पता चलेगा कि कंट्रोल सही ऑपरेट हो रहे हैं, या पता चलेगा कंट्रोल सही ऑपरेट, अगर कंट्रोल सही ऑपरेट हो रहे हुए तो हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाएंगे, हमने प्रोसीजर कम परफॉर्म करने हैं। अगर कंट्रोल सही ऑपरेट नहीं हो रहे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे। हो रहे हैं सही परफॉर्म, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चला, सब्सटेंटिव कम। तो समझ गया कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन समझते हैं। कह रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, ये ऐसे प्रोसीजर हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, किस लिए, टू कंफर्म ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये कंफर्म करने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल सही ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये कंफर्म करने के लिए कि कंट्रोल्स मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट भी कर रहे हैं, डिटेक्ट भी कर रहे हैं, करेक्ट भी कर रहे हैं। मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है, मिसस्टेटमेंट होने ही ना देना। मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर मिसस्टेटमेंट हो जाए तो उसे डिटेक्ट करना। करेक्ट करने का मतलब क्या है, जो मिसस्टेटमेंट ठीक करना। अगर हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले कि मैनेजमेंट का प्रोसेस सही काम कर रहा है, यानी मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट भी हो रही है, डिटेक्ट भी हो रही है, करेक्ट भी हो रही है, तो बताइए हमारा रिस्क कम होएगा कि ज्यादा होएगा, कम हो जाएगा। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर फिर हमने कम करने के रिस्क। तो बताइए कि क्या हमें रिस्क असेसमेंट के बाद डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चले जाना चाहिए कि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने चाहिए। याद रखिएगा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब ध्यान में, ये सिस्टम मैनेजमेंट का है, लेकिन चेक हम कर रहे हैं। हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक होंगी, इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत होंगी। तो हम इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करके असल में क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां ज्यादा होंगी कि कम होंगी, असल में ये अंदाजा लगा रहे हैं। तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले हम कि कंट्रोल्स सही ऑपरेट कर रहे हैं, सही ऑपरेट करने का मतलब क्या है, मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट भी कर रहे हैं, डिटेक्ट भी कर रहे हैं, करेक्ट भी कर रहे हैं, तो फिर बताइए हमारे रिस्क क्या हो जाएगा, तो हमारे प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये वो प्रोसीजर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, प्रोसीजर टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट भी करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, सब्सटेंटिव भी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहां पे हो रही है। यहां पे एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल है, यहां पे इंटरनल कंट्रोल है, यहां पे फाइनेंशियल स्टेट, ये वर्ड अंडरलाइन करें, यहां पे एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, यहां पे इंटरनल कंट्रोल, और यहां पे क्या है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। असल में यही प्रोसीजर है हमारे हक सच जो प्रोसीजर होते हैं ना, जो मतलब जो जायज़ मान, तो ये है। अगर बात समझ आ रही है, एक सवाल पूछूंगा उससे मुझे पता चलेगा आपको सारा लेक्चर कंसेप्चुअली समझ आया कि नहीं आया। सवाल मेरा ये है कि अगर मेरा मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है,
इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना मेरा मकसद। तो मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही क्यों नहीं परफॉर्म करता, मैं पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल क्यों ऑब्टेन करता हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करता हूं। अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन किस पे परफॉर्म करना है, तो मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कहां होती है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, तो मैं सिर्फ यही क्यों नहीं करता, ये क्यों कर रहा हूं, बताइए। हाँ जी, क्योंकि इनसे रिस्क असेसमेंट होती है, इनसे मुझे प्रोसीजर मैंने यही परफॉर्म करने अल्टीमेटली, लेकिन इन दोनों से अंदाजा होता है कि कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कम के ज्यादा। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पता चले रिस्क ज्यादा है, अगर इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले कंट्रोल वीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होंगे। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से पता चला रिस्क कम है, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चला कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होंगे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना ही है, लेकिन रिस्क असेसमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये बताते हैं कि कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। कुछ समझ आ रही है। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, थोड़ा सा नहीं, ठीक टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन ये इंशाल्लाह आज समझेंगे, थोड़ा समझ आएगा, फिर इसके बाद दोबारा डिस्कशन होती रहेगी, 2-3 दफा डिस्कशन होगी इसके ऊपर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की मजीद 2 टाइप्स हैं, वो सिर्फ आपने भी फिलहाल रट्टा लगानी है, वह है एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये सिर्फ रट्टा लगानी है, इसमें कंसेप्ट नहीं। डन। तो मुझे बताइए इस पूरे पेज में जो चीजें लिखी हुई हैं आपको समझ आ गई हैं। 3 फेजेस में ऑडिटर काम करता है, बड़े 2 फेजेस हैं, रिस्क असेसमेंट और फर्दर। फर्दर के आगे 2 टाइप्स है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक, अच्छा अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं चाहता हूं जो काम की बातें ना जो केस स्टडी में हेल्पफुल होंगी वो एक दफा आपको रिवाइज करवा दूं। एग्जाम टिप में क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर किसी क्लाइंट पे आप जाएं और आपको कहा जाए टेस्ट इस क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल जो परफेक्ट है, बेहतरीन है, तो चूंकि इंटरनल कंट्रोल्स बेहतरीन है तो इसका मतलब रिस्क क्या हो गया, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर छोड़ ही दो। ये सही फैसला है, गलत। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस कर सकते हैं, छोड़ सकते। पहला लेसन केस स्टडी के अंदर टेस्ट करेगा, ये कंसेप्ट कंफर्टेबल है, गुड। दूसरा, ईच फेज इज इन सीक्वेंस एंड हैज यूनिक ऑब्जेक्टिव। ये प्रैक्टिकली सीक्वेंस में प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं किसी भी एरिया में, यानी ऑडिटर पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, रिवर्स में नहीं चलना। और हर एक फेज का अपना अपना मकसद है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या है, बताना कौन से कंट्रोल स्ट्रांग है कौन से वीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना। हर एक का अपना अपना, हर प्रोसीजर का अपना एक मकसद है, ठीक है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्क असेसमेंट करना, कंट्रोल स्ट्रांग वीक आइडेंटिफाई करना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। तो फिर पहले वाले प्रोसीजर क्यों करते हैं, ताकि रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए, उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं प्रोसीजर कम होंगे कि ज्यादा होंगे। तीसरा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है। मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, चांस है, पॉसिबल है कि हो सकता है। और मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल ज्यादा है, ये रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से पता चला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए तो पता चला 4 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फेक सेल रिकॉर्ड हुई है, ये क्या है, ये मिस स्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, ये बात समझ आ रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको बार बार आपने पढ़ना है, समझना है और याद जरूर करना है। तीनों की डेफिनेशन आई कैप एग्जाम में पूछ सकता है, डेफिनेशन को जरूर याद करना है।
समझ आए ना, कुछ भी ना समझ आया आज के लेक्चर में, फर्ज करें कुछ भी नहीं समझ आया, आपने याद जरूर कर लेना। वो कोर्स हमारा बेफिक्र इंशाल्लाह इस तरीके से डिजाइंड है कि फर्म होते हैं ना, फर्म में हम जाते थे, फर्म में आर्टिकल होते हैं ना 3.5 साल के, तो शुरू में बड़ा शौक होता है, हमें बड़ी लर्निंग होनी चाहिए, हम सीखेंगे, दिन रात एक करेंगे। आप एक असूल बताओ, फर्म ने अपना सिस्टम इस तरीके से बनाया होता है कि अगर आप कसम भी खा के घर से आए ना मैंने कुछ भी नहीं सीखना, तो फिर भी कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाते हैं। वो सिस्टम इस तरीके से फर्म का बना होता है। उसी तरीके से अगर आप रेगुलरली डेली आते रहेंगे ना, तो घर से नियत करके भी आएंगे ना आज मैंने कुछ भी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। तो ये अगर कंसेप्चुअली समझ आ गई है, कुछ ना कुछ चीजें 50% भी समझ आ गया बहुत है, लेकिन फर्ज करें कुछ भी समझ नहीं ना आया तो परेशान नहीं होना, वो आगे से क्वेश्चन आएंगे, असाइनमेंट आएगी, वो मेरी आपने याद जरूर कर लेना। कर लेंगे जी आप? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ ले जी। शाबाश। क्या अगर क्लाइंट ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाई या गलत बनाई है तो क्या हम खुद बताएंगे? इसका ऑफिशियली जवाब है नहीं भैया, हम खुद क्यों बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी? इंटरनल कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी? तो ये इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट जाने, मैनेजमेंट का काम जाने, हम थोड़ी बनाए, हम नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन ये ऑफिशियली जवाब है, अनऑफिशियली आप प्रैक्टिस में जाके सीखेंगे। अनऑफिशियली चलें आपको, अब ये जो मैं आपको डिस्कस करने लगा ना, आपने इसे सिलेबस का हिस्सा नहीं समझना। हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, जब ऑडिट स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में एक मीटिंग होती है, क्लाइंट के साथ बैठते हैं, क्लाइंट के CFO CEO के साथ कुछ मेजर चीजें डिसाइड होती हैं। उस मीटिंग में लिस्टेड कंपनी, उसका पर्सन कह रहा था सर जी बाकी चीजें हम बना लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आप बना दीजिएगा इस दफा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कर दीजिएगा? मैं कहने लगा था सर हमने थोड़ी बनानी है, सीनियर मैनेजर था, उन्होंने कहा देख लेंगे। हाँ, तो बाज़ औक़ात क्लाइंट को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली कुछ चीजें चलती है। तो ऑफिशियली क्या आंसर है इसका? ना भैया, हमने क्लाइंट की कोई भी चीज हमने प्रिपेयर, भैया अगर क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लाइंट का रिकॉर्ड हम बनाएंगे तो उसे चेक कौन करेगा? उसे चेक कौन करेगा? इसलिए हमने नहीं बनाना। प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन, हमें बुक कीपिंग सर्विसेज के भी पैसे दे दें तो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।